हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 6, प्रारंभिक आकारों को समझना। चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इनिशियल शेप्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इनिशियल शेप्स। तो चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे कुछ आकारों के बारे में, नॉलेज गेन करेंगे। सबसे पहले जो हमें समझना जरूरी है, दैट इज एंगल, कोण। कोण क्या होता है? तो कोण वह आकृति है जो अपनी प्राथमिक बिंदु पर दो किरणों से निर्मित होती है, यानी दो किरण तो इसके लिए जरूरी है। उभयनिष्ठ प्राथमिक बिंदु को कोण का शीर्ष कहा जाता है और कोण को दर्शाने वाली किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ओ ए है और ओ बी है वो दोनों भुजाएं हैं, और दोनों भुजाएं जहां पर उसका शीर्ष मिल रहा है वहां पे एक कोण का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से ओपी एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है। जहां पर ये भुजाएं दोनों मिल रही है, ये इसका शीर्ष है और इस पर ये एक कोण का निर्माण कर रही है। इस कोण को आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर दी गई आकृति में किरण ओ ए और ओ बी उभयनिष्ठ बिंदु ओ पर कोण बनाती है। इसी प्रकार किरण ओ पी और किरण ओ क्यू प्राथमिक उभयनिष्ठ बिंदु ओ पर कोण बनाती है। हम इन कोणों को एंगल ए ओ बी, यानी जिस पर कोण बन रहा है, जिस पर एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, जैसे ओ, ठीक है, ओ बीच में आएगा। या फिर आप एंगल बी ओ ए कह सकते हैं, या एंगल पी ओ क्यू या क्यू ओ पी का नाम देते हैं। शीर्ष जो होता है सदैव मध्य में आता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए बच्चों, हम इसे साधारणतः एंगल ओ कह सकते हैं। इसे, ये जो आप चिन्ह देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो चिन्ह है दैट इज ऑफ एंगल। एंगल का चिन्ह होता है, यानी कोण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, जब दी गई आकृति में से एक से ज्यादा कोण हो तब इन्हें इस प्रकार से नामांकित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एंगल 1 2 3 4 5 आदि। इस प्रकार आकृति में एंगल बी ए डी जो होगा आपका एंगल 1 हो जाएगा। आप उधर से देखिए बच्चों, आप क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा एंगल ए, इसे आप एंगल ए कह सकते हो। आप चाहो तो इसे एंगल बी ए डी भी कह सकते हो और एंगल डी ए बी भी कह सकते हो। तीनों केसेस में ए बीच में आना चाहिए, और चाहो तो आप इसे स्पेशल नेम देके एंगल 1 भी कह सकते हो, ठीक है। सारे एंगल 1 भी है। इसी तरीके से बच्चों एंगल एबीसी आपका एंगल 2 कहलाएगा। इसी प्रकार से उदाहरण 1 देखिए बच्चों, निम्न कोणों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपसे बोला गया है, आपको कुछ एंगल्स दिए हैं, इनके नाम लिखने हैं आपको। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ओ दिया है ना, और कोई नाम दिया है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ओ। यहाँ देखिए, उसी प्रकार से इस एंगल का नाम बताइए बच्चों। आप देखो पी भी है क्यू भी है, तो इसका नाम क्या हो सकता है, एंगल आर हो सकता है, एंगल पी आर क्यू हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, एंगल क्यू आर पी। ये सारे नाम इसके हो सकते हैं, ठीक है। एंगल आर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नहीं गिवन है यहाँ पे, तो क्या कहोगे इसे आप, एंगल एक्स। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको नामांकित करने हैं। उदाहरण 2 देखिए, उदाहरण 2 में क्या बोला है बच्चों, आकृति में कितने कोण दर्शाए गए हैं, नाम लिखिए। तो इस आकृति में देखिए, आपको पहला ये वाला कोण है, दूसरा यहाँ पे कोण दिया हुआ है, तो उसके नाम देखिए बच्चों कौन कौन से हैं। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। दूसरा एंगल है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और एक चीज और देखिए बच्चों, एक तो चीज होगी कि आपने ये दो सेपरेट सेपरेट एंगल को दर्शा दिया, एंगल एओबी और एंगल बीओसी इनको, ठीक है। बट इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितना एंगल बन रहा है, एंगल एओसी। तो ये भी तो एक एंगल है, तो यानी 3 एंगल यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं, ठीक है, निर्माण हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास। अभ्यास 6.1 में आपको क्या बोला है, अभ्यास 6.1 में बोला है अपने घर में कोण के कोई 3 उदाहरण दीजिए। ये तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृतियों में कितने कोण बनते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, 2 3 4, कितने कोण बन रहे हैं, 4, है ना। यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे बन रहे हैं 3। इनके नाम भी लिखने हैं। इसका नाम क्या है, एंगल ए, एंगल बी, ए बी, एंगल सी और एंगल डी। यहाँ पे कौन कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये 3 एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या करना है, उन कोणों के नाम लिखने हैं। पहला कोण आपका ये है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। फिर क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, देन आर ओ एस, आर ओ एस। ये क्या है, सारे कोण है, एस ओ टी, एस ओ टी। उसी प्रकार से बच्चों ये हमने एक एक ले लिया, है ना। अब पूरा लीजिए,
POT, है ना। इस तरीके से आपके और भी एंगल बनेंगे, इन दोनों को जोड़िए POR, POR। तो आपके बहुत सारे एंगल्स ऐसे रेडी हो सकते हैं, आप ऐसे कोणों का निर्माण कर सकते हैं। सबका नाम लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नीचे दी गई आकृति देखकर इनके अन्य नाम दीजिए। अब बच्चे यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है, इन्हें देखना है और इनके अन्य नाम लिखने हैं। एंगल वन, एंगल वन कहाँ पे है, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सी, ये क्या है बच्चों, पॉइंट आई, और EIC, तो आप इसे कह सकते हैं एंगल EIC या फिर एंगल CIE। क्लियर हो रहा है, ये वाला एंगल। इसी तरीके से बच्चों एंगल टू देखिए, एंगल टू ये रहा, तो इसको क्या कह सकते हैं, CIJ, इसे कह सकते हैं एंगल, माय बैड, EIJ, एंगल EIJ, या फिर एंगल JIE, या फिर सीधे आप एंगल आई भी बोल सकते हो, बट एंगल आई आप क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल आई पर ही बच्चों दो एंगल, देखिए एंगल आई पर ही 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल रहे। तो आई होप आप इसे भी कर लेंगे। आगे बढ़े। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, कोणों की तुलना। अब हम देखेंगे कोणों की तुलना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दी गई आकृतियों को ध्यान से देखिए, दो एंगल्स आपको दिए गए हैं। आपने चांदा सुना होगा बच्चों, ज्योमेट्रिक बॉक्स आता है, इसमें एक डी शेप का चांदा आता है। तो इस चांदे से आप क्या कर सकते हो, दोनों को नाप कर आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ उपयुक्त आकृतियों में एंगल AOB की आकृति आकार PQR की आकृति से बड़ा है। ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, तो आप कहोगे ये एंगल बड़ा है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एंगल PQR एंगल AOB से छोटा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि दोनों कोनों की भुजाओं के बीच भिन्न झुकाव है, यानी तब दोनों की कोनों की आकृति अलग अलग होती है। कभी कभी हम निरीक्षण के द्वारा दोनों कोनों की आकृतियों की तुलना करते हैं। अब देखिए बच्चों ट्रेसी पेपर के प्रयोग से कोनों की तुलना करना कैसे करते हैं, तो यहाँ पे समझिए, माना हम दोनों कोनों को एंगल AOB और एंगल PQR की तुलना करते हैं। ठीक है, हम एक कोण के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखते हैं और PQR की नकल करते हैं। अब हम ट्रेसिंग पेपर से छपे कोण एंगल PQR और एंगल AOB पर इस प्रकार रखते हैं जिससे कि Q बिंदु पर O पड़ता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ये Q बिंदु है इस पर तो O पड़ेगा, फिर आपका P बिंदु पर क्या पड़ेगा, देखिए किरण QP पर OA पड़ेगा। जो QP है आपका ये वाला, इस पर OA पड़ेगा और QR पे OB पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ निम्न तीन संभावनाएं बनती है, कौन कौन सी, यदि किरण QR OB और OA के बीच में पड़ती है, जैसे कि आकृति पहले में आपको यहाँ दिखाया गया है, देखिए बच्चों। ठीक है, तो दिखाया गया है, तो हम कहते हैं कि जो एंगल PQR है वो एंगल AOB से क्या है बच्चों, छोटा है। या फिर आप ऐसे इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो लेस देन के साइन से। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस केस में हमने क्या देखा, आप समझ पा रहे हैं ना, जो आपका PQR एंगल है ये वाला, इधर देखिए, जो आपका PQR एंगल है, जब आपने इसे ट्रेस करके इसके ऊपर रखा, तो आपने एक चीज नोटिस करी, जो आपका PQR एंगल छोटा आ रहा है, किससे, AOB से, है ना। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि किरण, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, P भी लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। यदि किरण QR, जो आपकी किरण QR है, OB के बाहर पड़ती है, यहाँ देखिए QR जो है वो कहाँ पड़ रही है, OB के बाहर, जैसे कि आकृति 2 में दिखाया गया है। तो एंगल PQR एंगल OAB से क्या, AOB से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में हम इसे ऐसे दिखाएंगे। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, और अगर वो ओवरलैप कर जाए, यानी यदि किरण QR किरण OB पर पड़ती है, यहाँ देखिए इसी पर ये पड़ जाती है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे आप 3 केस देख पा रहे हैं, या तो बड़ा होगा, छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। और ये हमने किस मेथड से किया, ये किया हमने ट्रेसिंग मेथड से। नेक्स्ट, कोण का डिग्री मापन यानी डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, तो आप कैसे करेंगे, कोण की मापन इकाई डिग्री होती है। क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है। इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका चिन्ह है। माना एक किरण OA अपने प्राथमिक बिंदु O के चारों ओर घूमना शुरू करती है। यहाँ देखिए बच्चों, एक O बिंदु आपने बनाया है, इसके चारों ओर आपने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब पूरा चक्कर होने के बाद वह अपनी प्राथमिक स्थिति OA पर लौटती है। उसके बाद तब किरण OA द्वारा बनाया गया 360 डिग्री का कोण पूर्ण कहलाता है। अब देखिए बच्चों, आपने एक किरण खींचा, ठीक है, O,
और ए। अब आपने ये वाला जो ओ बिंदु था इस पे यहाँ पे आपने क्या करा, एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाया, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण कोण। ठीक है, अब देखिए ओ ए किरण का अर्ध मुड़ाव 180 डिग्री बनता है, यानी अगर आपने सिर्फ इतना ही मोड़ा होता, यानी ये किरण है इतना मोड़ा होता, सिर्फ इतना, तो ये क्या कहलाता, 180 डिग्री। कितना कहलाता बच्चों, 180 डिग्री, जिसे हम सरल कोण कहते हैं। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे बच्चों, ठीक है, तो ये ऐसे आपकी एक लाइन यहाँ पे बाहर आ जाती खींच के। नेक्स्ट बच्चों, अगर ओए किरण पर एक चौड़ाई मोड़ 90 डिग्री का आप बनाते इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, जिसे हम समकोण भी कहते हैं। कोण का प्रत्येक भाग डिग्री कहलाता है। जैसे आप देखिए 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर ये पूरा 360 डिग्री तक चक्कर लगाते हैं। इसलिए एक समकोण में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एक सरल कोण में 2 समकोण यानी 180 डिग्री होते हैं। एक पूर्ण कोण में 4 समकोण यानी 360 डिग्री होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक समकोण जो 90 बराबर भागों में बांटा रहता है डिग्री कहलाता है। अब बच्चों देखिए, एक जो समकोण है वो 90 डिग्री में हम बांट दें तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बनेगा, कितना, 90 भाग बनेंगे ना इसके। तो एक भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री को 60 मिनट पे बांटते हैं, किसमें, 1 डिग्री को 60 मिनट। क्लियर हो रहा है। अब ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटते हैं और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में, मिनट तथा सेकंड को क्रमशः एक अंश यानी प्राइम तथा 2 अंश यहाँ पे द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 1 मिनट ये 1 प्राइम है और 1 सेकंड के लिए ये 2 प्राइम इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 अंश इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्लियर हो रहा है। ये 1 मिनट है, ये 1 सेकंड है। तो अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। ये सेकंड क्लियर हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कोणों के प्रकार यानी टाइप ऑफ एंगल। सो पहला है आपका न्यून कोण, ये एंगल्स के बेसिस पे है। वह कोण जो 90 डिग्री या समकोण से कम होता है लेकिन शून्य से यानी 0 डिग्री से बड़ा होता है, न्यून कोण कहलाता है। समकोण वो डिग्री होता है जो बच्चों 90 डिग्री के बराबर होता है। वहीं पर आपका अधिक कोण आता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। वहीं पर बच्चों सरल कोण वह कोण होता है जो 180 डिग्री के एग्जैक्ट बराबर होता है। पूर्ण कोण बच्चों वह कोण होता है जो 360 डिग्री के बराबर होता है। वृहत कोण वह कोण जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। और शून्य कोण वह जो 0 यानी 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने देख लिए बच्चों 60 टाइप के कोण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ये है न्यून कोण, ये है समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, शून्य कोण, पूर्ण कोण और वृहत कोण। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास में क्या बोला गया है, निम्न कोण युग्मों को ध्यान से देखिए और प्रयुक्त। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोला है, क्वेश्चन एग्जैक्टली छुप गया है, तो इसमें आपको क्या बताना है, फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ एंगल बताना है, किस प्रकार का कोण है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको इसे वर्गीकृत करना है। तो मुझे ये बताइए कौन सा टाइप का कोण है, ये तो न्यून कोण है ना। और ये कौन सा कोण है बच्चों, ये है समकोण, है ना। इसी तरीके से आपको बाकी के नाम भी लिखने हैं। आप चाहे तो चांदे की सहायता से इन्हें नाप कर, अगर उनके बीच में, अब तो पता चल गया ना कौन सा मेजरमेंट क्या कहलाता है, तो उसके बेसिस पे आपको इनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रेसिंग पेपर की सहायता से प्रत्येक युग्म की तुलना कीजिए। तो इन दोनों की तुलना आप कर लेंगे, इनकी भी तुलना कर लेंगे। ये आपको कैसे करना है, ट्रेसिंग पेपर की सहायता से, ये भी आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न दिए गए कोणों को वर्गीकृत कीजिए जिनका परिणाम है। देखिए 30 डिग्री कौन सा है बच्चों, न्यून कोण। 30 डिग्री कौन सा कोण होता है, न्यून कोण, क्योंकि जो न्यून कोण होता है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। 45 डिग्री भी कौन सा होगा, न्यून कोण, है ना। 90 डिग्री समकोण, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, इनको वर्गीकृत करना है। 180 डिग्री क्या कौन सा कोण है, सरल कोण। 360 डिग्री कौन सा कोण है, पूर्ण कोण। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, कितने डिग्री के कोण होते हैं, 2 सरल कोण। कितने डिग्री के कोण होते हैं बच्चों, 2 सरल कोण बोला है यहाँ पे। तो एक सरल कोण होता है 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, राइट। 180 180। समकोण का 2/3 भाग, समकोण कितना होता है, 90 डिग्री, इसका 2/3 भाग कितना होगा बताइए, ये कट गया 60 डिग्री, है ना।
कितना आएगा 60 डिग्री। एग्जैक्टली आपको बाकी भी करने हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न घड़ियों की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी जब समय होगा 12 बज गए। 12 बज रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा आपको ये बताना है। 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको क्या करना है, एक वॉच बनानी है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 बज रहे हैं तो बताइए, ये 3, ये 12, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 3 बज रहे हैं तो बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। इस तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओ को केंद्र मानकर सरल कोण, न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण बनाइए तथा नाम लिखिए। यहाँ पे आपको इसे खुद सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, चांदे के द्वारा कोण का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बाय प्रोटेक्टर, ठीक है। तो आपने इस चीज को सबने देखा होगा, ये क्या है आपका प्रोटेक्टर। अब इसका इस्तेमाल किया कैसे जाता है, इसे हम हिंदी में चांदा बोलते हैं। आप जैसे कोई लाइन खींच रहे हो, एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, एक लाइन खींचते हो, है ना। उस लाइन पर यहाँ पे ये लाइन दिख रही है बच्चों, ये वाली, इस लाइन को ओवरलैप करते हो, इस लाइन को इस पे रखते हैं और रखने के बाद यहां से हम डिग्री को नापना शुरू करते हैं। क्लियर हुआ। जैसे मैंने इसको इस पे रखा और मुझे बनाना है 30 डिग्री, तो इससे आप क्या कर देंगे, इतनी रेखा खींच देंगे, ये आपकी हो जाएगी 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं। तो आपको पता है कि चांदा यानी कोण मापक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं, कोण माप सकते हैं। उसी प्रकार से दी गई माप से किसी कोण की रचना कर सकते हैं। आकार में अर्धवृत्ताकार होता है, प्लास्टिक या धातु का बना होता है। चांदा की प्लास्टिक या पदार्थ पर बाएं से दाएं ओर और दाएं से बाएं ओर 0 से 180 डिग्री तक बना होता है। आप देख भी पा रहे हैं, बाएं से दाएं से बाएं दोनों तरफ बना हुआ है। चांदा का केंद्र आधार रेखा का मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये इसका मध्य बिंदु है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल्स को नापना शुरू करते हैं। इस तरीके से इस पॉइंट से आपका एंगल बनना स्टार्ट होता है। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। चांदा द्वारा किसी कोण को मापने के लिए हम इसके मध्य बिंदु के शीर्ष का पर रखते हैं। आइए देखिए कि चांदा से कोण कैसे मापा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पे आपने देखी, जो रेखा आपने खींची थी उसके ऊपर आपने अपना चांदा रखा और एंगल को नापना शुरू कर दिया। ये है 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे आपने नापना शुरू कर दिया। दी गई उपयुक्त आकृति पढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अगर आप एक लाइन देखें तो ओ बी यहाँ पे भी है, और ए पर कितना डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है आपका 65 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाया है इन्होंने, 65 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी बना है वो दो किरणों से मिलकर बना है, ओ ए और ओ बी, और कितने डिग्री का बना है, 65 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़े। चांदा के द्वारा कोण की रचना, चलिए चांदे के द्वारा आप कोण की रचना आपको करनी है, देखते हैं कैसे करेंगे। हम चांदा की सहायता से कोण की रचना भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि चांदा की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं। चांदा की सहायता से 110 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। एक किरण OA खींचिए, किरण OA के O पर चांदा का मध्य बिंदु रखिए। क्या करना है आपको, पहले आपको एक किरण OA खींचना है। अब जो चांदे का मध्य बिंदु था ना, उसे मध्य बिंदु को यहाँ O पर रखना है। ठीक है, O पर रखने के बाद चांदा पर A की ओर से यानी यहाँ से आपको क्या करना है, डिग्री को नापना है, और जहां भी 110 डिग्री पूरा हो जाए वहां से एक रेखा खींच देनी है और आपका 110 डिग्री तैयार हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। याद रखिए, जब किरण बाई ओर से दाई ओर जाती है, देखिए बच्चों यहाँ पर अभी हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ दाई ओर से बाई ओर जा रहा है, पर जब किरण बाई ओर से दाई ओर जाती है, किरण के बाएं बिंदु पर कोण बनता है। कहाँ पर बच्चों, बाएं बिंदु पर कोण बनता है। अभी हम कहाँ बना रहे हैं, दाएं बिंदु पर। जब अगर आप इधर से नापना शुरू करोगे तो इधर की ओर एंगल बनेगा। क्लियर हो रहा है। बट मोस्टली बच्चों हम कहाँ से बनाते हैं, हम दाएं से बाएं की ओर एंगल बनाते हैं। हम चांदा पर नीचे की ओर से बने अंकों द्वारा कोण बनाते हैं, जबकि दाएं बिंदु पर कोण बनाते हैं तो हम कोण को चांदा के ऊपरी भाग पर अंकित अंकों द्वारा बनाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको मैं दोबारा समझा रही हूँ। अगर हम बाएं से दाएं ओर की तरफ जा रहे हैं तो हम नीचे वाला नंबर लेते हैं, और जब दाएं से बाएं ओर की तरफ आते हैं तो हम ऊपर वाला नंबर लेते हैं। देखिए दो तरफ यहाँ पे आपकी क्या की गई है, नंबरिंग की गई है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। ठीक है, तो नीचे की साइड कब लेते हैं, जब हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे होते हैं। ऊपर की साइड तब लेते हैं
जब हम दाएं से बाएं की ओर आ रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अभ्यास में आपको क्या बोला है, आपको इन कोनों को चांदी की सहायता से मापना है, तो आई होप आप इसे कर लेंगे। और सेम बच्चों, चांदी की सहायता से आपको इन कोनों को बनाना है। कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले आप एक किरण खींचेंगे ओ ए, ठीक है। उस किरण को खींचने के बाद चांदी का जो शीर्ष है उसको यहाँ पे रखेंगे और 30 डिग्री नापकर ऐसे आप यहाँ पे 30 डिग्री बना देंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़े। दी गई आकृति में पीओक्यू को मापिए एवं पीओक्यू के समरूप एक एंगल आरएसटी बनाइए। तो बना लेंगे। जैसे आप इसे नाप लेंगे, आपको एक डिग्री मिलेगा, उससे की सहायता से, चांदे की सहायता से आपको फिर वो एंगल बनाना है, ठीक है। अब बच्चों हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में। त्रिभुज 3 भुजाओं और 3 कोनों से युक्त एक बंद संरचना है। त्रिभुज नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 असंरेख बिंदुओं माना ए बी सी को मिलाने पर त्रिभुज बनता है। संलग्न चित्र त्रिभुज ए बी को दर्शाता है। इसे ट्राइंगल, यहाँ पे आप सिंबल देख पा रहे हैं, चिन्ह देख पा रहे हैं, इससे चिन्हित किया जाता है। ट्राइंगल एबीसी में 3 भुजाएं ए बी बी सी और सी ए होती है। ट्राइंगल एबीसी के 3 शीर्ष कौन कौन से ए बी और सी होते हैं? ए बी से में क्रमशः एंगल एबीसी, एंगल बीसीए और एंगल सीएबी 3 कोण बनते हैं। अगर आप चित्र में देखें तो चित्र से भी समझिए, ये है त्रिभुज, 1 2 3 भुजाएं, 1 2 3 कोण और 3 शीर्ष। क्लियर हुआ? ये बंद आकृति होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है आपको? नेक्स्ट है आपका शीर्ष की सम्मुख यानी विपरीत भुजा एवं भुजा का सम्मुख विपरीत यानी शीर्ष। तो आपको पता है कि शीर्ष के जो सम्मुख यानी उसके विपरीत क्या आता है? भुजा आता है। और भुजा के सम्मुख यानी उसके विपरीत क्या आता है? शीर्ष आता है। यहाँ पे देखिए, शीर्ष के विपरीत है भुजा और भुजा के विपरीत क्या है? शीर्ष। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न चित्र को देखिए, इसमें भुजा AC एवं BC शीर्ष C पर मिलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो भुजा की बात कर रहे हैं, BC और AB। कौन से शीर्ष पर मिल रहे हैं? शीर्ष B पर, राइट। तो ऐसे ही बच्चों दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका जो BC है और AB है वो किस पर मिल रहा है? B पर। ऐसे ही CA और AB किस पर मिल रहा है? A पर। और AC और CB किस पर मिल रहा है? B पर। तो यानी जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो वो एक बिंदु पर तो काटती है और वो उसका शीर्ष कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर इसी प्रकार शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC तथा शीर्ष B की सम्मुख भुजा CA है। साथ ही BC भुजा का सम्मुख शीर्ष A तथा CA भुजा का सम्मुख शीर्ष B है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्लियरली कि ए के सम्मुख कौन सी भुजा है, तो देखिए ए के सम्मुख है BC। कौन सी है बच्चों? BC। ए के सम्मुख BC, B के सम्मुख AC और C के सम्मुख AB। ये क्या है? भुजाएं। चलिए त्रिभुज के अंत एवं बाह्य भाग, अंत भाग कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, जो बिंदु PO आदि हिस्से में ट्राइंगल ABC के भाग बंद भाग के क्षेत्र में स्थित है, उसे भाग हिस्से को ट्राइंगल एबीसी का अंतभाग कहते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी बिंदु है? P और Q, तो इसे कहते हैं अंतः भाग। वहीं पर बच्चों बाह्य भाग, जो बिंदु एवं हिस्से ट्राइंगल एबीसी के बंद भाग के बाहर है, जैसे W और X, तो ये क्या है बच्चों? इसे कहते हैं बाह्य भाग। वहीं पर बच्चों यहाँ पे देखिए V, Y और Z ट्राइंगल एबीसी पर स्थित है ना। देखिए Y फिर Z और V, ये कहाँ है बच्चों? ये ट्राइंगल पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज का क्षेत्र यानी ट्राइंगुलर रीजन। तो देखिए, जो हम जानते हैं कि त्रिभुज एक बंद आकृति है, राइट। अतः ट्राइंगल एबीसी के बिंदुओं एबीसी से आबद्ध क्षेत्र को त्रिभुजीय क्षेत्र यानी ट्राइंगुलर रीजन कहते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जो आप एक चित्र देख रहे हैं, ओके, देखिए जो आप एक चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, इधर ट्राइंगल एबीसी के अंदर जो इसे रीजन है, इस जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर रीजन यानी त्रिभुजीय क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़े। उदाहरण 3 देखिए बच्चों, उदाहरण 3 में क्या बोला है आपको? संलग्न चित्र में बने ट्राइंगल PQR के बिंदुओं के नाम लिखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चित्र दिया है, ट्राइंगल PQR के बिंदुओं के नाम लिखने हैं। पहला, जो ट्राइंगल PQR पर स्थित है, PQR पर कौन कौन से स्थित है? O, N,
यही है ना, O और N। अब जो PQR के अंत भाग पर बने हैं A और B, A और B, और जो उसके बाह्य भाग पर कौन कौन से हैं, M और S। तो बच्चों आपको ये तो समझ में आ गया है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरीके से अभ्यास 6.6.4 में देखिए क्या बोला है, नीचे दिए गए खाली स्थानों के उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि एक त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, है ना। एक त्रिभुज की डैश भुजाएं होती है, कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। एक त्रिभुज के डैश कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं ना। त्रिभुज में तो 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज के डैश भाग होते हैं, यहाँ पे कितने भाग होते हैं बच्चों, 2 भाग होते हैं, अंत्य और बाह्य। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। क्या 3 असंरेख बिंदु त्रिभुज बना सकते हैं? तो बच्चों इस चीज का आंसर आपको देना है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। 3 असंरेख बिंदु एल एम और एन लीजिए, एल एम एम एन 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 एल को मिलाइए, इससे कैसी आकृति बनती है। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ड्रॉ कर कर। प्रश्न संख्या 3 के आधार पर आपको ये सारे आंसर्स देने हैं। आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट, संलग्न चित्र, यहाँ पे देखिए बच्चों आपको एक चित्र दिया हुआ है। संलग्न चित्र के आधार पर बताइए किन भुजाओं में शीर्ष ए है, ए बी और ए सी, है ना। इसी तरीके से शीर्ष बी बच्चों कहां पर है, ये है ए बी और बी सी के बीच में। सी कहां पर है शीर्ष, बी सी और ए सी के बीच में। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि बी किस त्रिभुज के बाह्य भाग में है। देखिए किस त्रिभुज के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं ना बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बी है, ये वाला बी, वो किस त्रिभुज के बाह्य भाग में है। तो देखिए अगर मैं डी एफ ई लूं, तो डी एफ ई के लिए जो बी है वो क्या है, बाह्य भाग है ना। तो डी एफ ई हम ले सकते हैं। उसी के साथ बच्चों बिंदु डी किस त्रिभुज की किस भुजा पर स्थित है, जो बिंदु डी है वो त्रिभुज की किस भुजा पर स्थित है, तो हमें पता है डी एफ। एक तो डी एफ हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, ए बी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो बिंदु डी है किस त्रिभुज की भुजा पर स्थित है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लेंगे बच्चों। ये वाला काफी आसान है, इसमें आप बता सकते हैं ना कौन से त्रिभुज में बिंदु पी अंत भाग में है। तो देखिए बच्चों कौन से त्रिभुज, तो देखिए बीओसी, त्रिभुज बीओसी में जो आपका बिंदु पी है वो कहाँ है, अंत भाग में है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर आपको देने हैं, कर लेंगे। आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में बच्चों देखिए क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और ये जो सेकंड है आपका, जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में, फॉर एग्जांपल ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, समान हो, तो समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती हैं। और जब किसी त्रिभुज की कोई भुजा समान ना हो, यानी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हो, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्राइंगल। अब बच्चों देखो ये तो भुजाओं के आधार पर हो गई। अब हम करेंगे कोणों के आधार पर वर्गीकरण। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। आपने पहले भी पढ़ा है। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों देखिए बच्चों, इधर तीनों एंगल जो होने चाहिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये तीनों क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम। ऐसे ही बच्चों जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा, ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। और जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है, तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण से हमें ज्ञात हुआ कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों और कोणों के बीच भी संबंध होता है।
है ना बच्चों। अब तो आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि भुजाओं की लंबाइयों और कोणों के बीच में भी संबंध है, और उनके आधार पर हमने त्रिभुजों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का सम्मुख कोण भी सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है और उसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, इसी प्रकार जो सबसे छोटा कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं, अर्थात प्रत्येक डिग्री 60 डिग्री का होता है, और तभी तीनों डिग्रियों को मिलाकर 180 डिग्री बनता है। उसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण सदैव बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के सारे कोण भिन्न होते हैं, क्योंकि तीनों ही साइड क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनके माप अलग अलग होते हैं। और समबाहु त्रिभुज के बच्चों देखिए, समबाहु त्रिभुज में अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री है। जो इसके सामने वाला भुजा होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्लियर। और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ट्राइंगल में। ठीक है, चलिए समझते हैं। पाइथागोरस 582 ईसा पूर्व से 497 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ एवं चिंतक थे। ठीक है, एक पर्सन थे, उन्होंने त्रिभुज की भुजाओं के लिए क्रांतिकारी प्रमेय बनाई। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, पहले पाइथागोरस थ्योरम एक पर्सन है, उनके मुताबिक समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा जो कि कर्ण हमने अभी पढ़ी थी, देखिए इसके सामने वाली भुजा जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उन्होंने क्या बात बोली बच्चों, कि जो सबसे बड़ी भुजा है अगर हम उसका वर्ग करें तो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने ये थ्योरम दी थी, और ये थ्योरम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसे प्रूव करना है तो देखिए बच्चों, ए की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 की वैल्यू, और जो आपका b है उसकी वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और c की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25। देखिए दोनों को सॉल्व करने पे LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम बिल्कुल कह सकते हो QED ये प्रूव हो रही है। ठीक है, प्रूव हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास देखिए 6.5, इसमें क्या बोला गया है, नीचे बने चित्रों में प्रत्येक त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। बताइए इनमें से कौन सा विषम बाहु है, कौन सा समद्विबाहु है, और कौन सा समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर, 1.8, 1.8, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है इसका, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। वहां देखिए बच्चों, इसका नाम थोड़ा गलत लिख दिया, सही कर देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये तीनों यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग है, ये 4 है, 5 है और ये 3 है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, कोणों के आधार पर नीचे दिए गए त्रिभुजों का वर्गीकरण करना। ये भुजाओं के आधार पर था, ये कोणों के आधार पर है। तो 70, 80 और 30, तो ये कौन सा एंगल हुआ, न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि तीनों जो एंगल्स हैं बच्चों, तीनों कोण है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। बाकी कर लेंगे आप। चलिए ये देखिए, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये होगा अधिक कोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, इन्हें भी आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज की भुजाओं की दी गई माप के आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का नाम बताइए। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या बोला है, भुजा दी गई है, उनके माप के आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का नाम बताना है। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर है, यानी ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, तीन साइड्स को ऑब्जर्व करना है। जैसे ये तीनों साइड क्या है ट्राइंगल की, पहले तो 3 साइड गिवन होनी चाहिए, 3 भुजाएं, और तीनों को देखना है कि क्या तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो वो क्या होगी, आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ठीक है। और अगर बराबर नहीं होगी तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कोई दो साइड बराबर है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखिए पहले देखिए, ये तो आपको इसमें कैटेगराइज करना है साइड के बेस पे, इसमें एंगल के बेस में। इसमें आपको साइड दे रखे हैं तीनों ट्राइंगल की भुजा, और उसके बेसिस पे आपको ट्राइंगल को क्या करना है, कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि दो साइड बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ तीनों साइड बराबर है तो ये कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर देखिए दो साइड बराबर है तो ये भी क्या होगा, ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट देखिए, ये पांच तीनों साइड बराबर है, ये कौन सी त्रिभुज होगी, ये होगी समबाहु त्रिभुज। क्लियर हुआ, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुज के नाम बताइए। तो देखिए ये 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसी तरीके से ये एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अपने आसपास देखिए, आप बुक को देखेंगे, टेबल को देखेंगे, डोर को देखेंगे, दरवाजे को, आप अपने आसपास चार भुजाओं वाली बंद आकृतियां पाएंगे। चार भुजाओं वाली बंद आकृतियां चतुर्भुज कहलाती हैं। चतुर्भुज कई आकार के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ सारे देख रहे हैं। चतुर्भुज का सीधा मतलब है कि कोई एक ऐसी आकृति, बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, क्योंकि तीन भुजाएं होंगी तो वो ट्राइंगल होंगी, चार भुजाएं होंगी तो वो चतुर्भुज कहलाएंगी। तो आपने आयत सुना है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी एक टाइप का क्या है, ये एक आपका चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। आप देखेंगे कि आयत की विपरीत भुजाएं बराबर है, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, और वो समांतर भी है। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और साथ में बराबर भी है, अपोजिट साइड। आइए आयत के कोण मापते हैं। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। विपरीत बिंदुओं को मिलान, जब आप विपरीत बिंदु मिलाते हैं, देखिए ए को आप सी से मिलाएंगे और बी को आप डी से मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के अर्धक है। क्या है, अर्धक है। इसे हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, जिसे विकर्ण बोला जाता है। एक आयत के प्रगुण निम्न है बच्चों, सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण समान होते हैं और परस्पर समद्वि विभाजित करते हैं। देखो मैं समझाती हूँ इसका क्या मतलब है बच्चों। यहाँ पर आपके दो विकर्ण बने हैं, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, तो ये आपस में एक दूसरे को बराबर बांटते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर तो आप सब जानते हैं, स्क्वायर क्या है, यह भी एक चतुर्भुज है। इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं। आप देखेंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, यानी ए बी, बी सी, सी डी, ए डी बराबर होंगे, और इसके सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण खींचिए, यह दोनों विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं, काटते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एक विकर्ण, एक वर्ग के निम्न प्रगुण है, देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सभी चार भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है, विकर्ण समान होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। तो बच्चे यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की भुजा और कोण मापिए। आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें बीसी सी डी और ए बी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ए बी बराबर सी डी, और ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके बच्चों, सी डी के। सेम जो ए डी है वो बराबर किसके होगा, बीसी के, और एडी जो है वो समांतर होगा बीसी के। समझ में आ रहा है आपको। उसी तरीके से बच्चों इसमें भी दो विकर्ण पाए जाते हैं, कौन कौन से, एसी और बीडी। साथ ही बच्चों यहाँ दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, एक दूसरे के अर्धक होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में निम्नलिखित गुण होते हैं, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती है, जैसे मैंने आपको बताया। विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, यानी आपस में बराबर काटते हैं। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बट ये आपस में बराबर काटते हैं। समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट, विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी समचतुर्भुज बच्चों। समचतुर्भुज, यह चतुर्भुज समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की भुजा और कोण मापिए। आप देखेंगे कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी विपरीत भुजाएं भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर है और समांतर है आपस में। समांतर, अब समचतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं बच्चों, यानी एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर होंगे। साथ ही बच्चों यह विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए अब इसके प्रगुण देखिए बच्चों। सभी भुजाएं समान है, समांतर भुजाएं होती है, ठीक है। और सम्मुख कोण होते हैं कितने डिग्री, सम्मुख कोण समान होते हैं। माय बैड, ये विकर्ण नहीं, सम्मुख कोण की बात हो रही है। सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, ए डी जो है बी सी के बराबर होगा। ऑल्दो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, चारों भुजाएं तो हमने देख ली कि बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर है। जब हम कह रहे हैं सम्मुख कोण बराबर है तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्वि विभाजित करती हैं। साथ ही जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्वि विभाजित यानी बराबर हिस्सों में बांटती हैं। नेक्स्ट है बच्चों समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजॉइड। सो यह चतुर्भुज एक समलंब है, इसका विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी इसमें 4 साइड्स होती हैं बट एक ही युग्म ऐसा होता है जो समांतर होता है। जैसे कि आप देखिए ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, बराबर नहीं है बट समांतर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, हमने जैसे देखा। अतः समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है, जैसे आपको अभी बता दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों पतंग यानी काइट। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें संलग्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखिए ए बी बी सी के बराबर होगा और जो आपका एडी है वो सीडी के बराबर होगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर इस चीज को समझना है, इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समकोण पर समद्वि विभाजित करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री, इस पर ये क्या करता है, समद्वि विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर होगा और बी ओ ओडी के बराबर नहीं होगा। रीजन क्या है बच्चों, सिर्फ एक, यहाँ पे देखिए इसका एक ही विकर्ण, इसकी काइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है पतंग की कि एक दो विकर्ण होते हैं पर एक विकर्ण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं, ठीक है। या तो वो एसी होगा या तो बीडी होगा, यहाँ पर एसी है। अब देखिए बच्चों अभ्यास में क्या बोला है, इन चतुर्भुज को पहचानिए। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका ट्रेपेजॉइड, जो अभी हमने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज। क्लियर हुआ? इसी तरीके से बाकी के भी नाम लिख लेंगे आप। ये क्या है बच्चों, ये तो आपका वर्ग है। यहाँ पे ये देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयत। क्लियर हुआ? इसी तरीके से बच्चों ये बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉपर्टीज जितने भी हमने पढ़े थे ना प्रगुण, उन प्रगुण के आधार पर आपको इनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों बहुभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। सो बहुभुज साधारण बंद समतल आकृतियां होती है जिनमें 3 या 3 से अधिक रेखाखंड होते हैं। तो बहुभुज क्या होता है बच्चों, बहुभुज नाम से ही समझिए, बहु मतलब बहुत सारे, भुज मतलब भुजाएं यानी मैनी साइड्स। तो बच्चों कोई भी बहुभुज जो होता है वो एक बंद आकृति होती है, उसमें कम से कम आपको 3 साइड चाहिए। तो आप कह सकते हैं जो आपका त्रिभुज है वो सबसे छोटा क्या है, बहुभुज है। और बहुभुज को बनाने वाले प्रत्येक रेखाखंड को इसकी भुजा कहा जाता है। जैसे ट्राइंगल एक त्रिभुज, ये भी एक बहुभुज है। रेक्टेंगल यानी आयत, ये भी एक क्या है, आपका बहुभुज है। यहाँ पे रोम्बस, यहाँ पे देखिए रोम्बस अभी आपने पढ़ा था जब चारों भुजाएं बराबर थी, ये भी क्या है आपका चतुर्भुज है। अब एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, माय बैड 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं। तो बच्चों जब 8 भुजाएं होती है तो वो अष्टभुज कहलाता है। कितना कहलाता है? अष्टभुज। जब 6 भुजाएं होती है तो षष्ठभुज, 5 भुजाएं पंचभुज, 4 भुजाएं चतुर्भुज और 3 भुजाएं त्रिभुज। हम त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुभुजों को भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। बहुभुज सम या विषम हो सकते हैं, दैट मीन्स सारी साइड बराबर हो जरूरी नहीं है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो समबहुभुज कहलाता है। सम का मतलब क्या है बच्चों? इक्वल। ठीक है, तो सारे ही साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। असमान भुजाओं और असमान कोण वाले बहुभुज को विषम बहुभुज कहलाता है, यानी विषम मतलब जो अनइक्वल है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक तालिका दी गई है, ये बहुभुज नाम समबहुभुज और विषम बहुभुज। तो इसमें देखिए त्रिभुज यानी तीन भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। समबहुभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, बट यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो यही आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, पंचभुज में पांच भुजाएं, षष्ठभुज में छह भुजाएं। षष्ठ का मतलब क्या होता है? छह। पंच का मतलब पांच, चतुर का मतलब चार और त्रि का मतलब तीन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। सप्तभुज में सात भुजाएं होती हैं, चाहे तो आप काउंट कर लीजिए। अष्टभुज में आठ भुजाएं हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इनकी आकृति कैसी है, तो आकृति कैसे भी हो पर रेखाखंड से मिलकर उतनी ही भुजाएं होनी चाहिए, वो विषम बहुभुज में चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अभ्यास बच्चों, अभ्यास में क्या बोला है आपको? इन चित्रों में से कौन बहुभुज नहीं है? तो देखिए बच्चों, ये क्या बंद आकृति है? तो ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि बहुभुज जो होता है वो बंद आकृति होती है। ये बहुभुज है क्योंकि ये क्या है बच्चों? ये आपकी बंद आकृति है। इसी तरीके से बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या एक समत्रिभुज समबाहु या समकोणीय त्रिभुज हो सकता है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है? समत्रिभुज समबाहु और समकोणीय त्रिभुज। तो यहाँ पे समकोणीय त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और समत्रिभुज समबाहु यानी समत्रिभुज जिसमें तीनों साइड बराबर हो। तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है, तो आपको पता है उसके तीनों एंगल भी तो बराबर होंगे। तो क्या वो समकोणीय त्रिभुज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके तीनों एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री तो होंगे। तो यानी तीनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये होगा। एक समषष्ठभुज की रफ आकृति बनाइए, यानी उसमें सारे साइड्स बराबर होने चाहिए और 6 साइड्स होनी चाहिए। इसके सभी विकर्ण बनाइए, उनके प्रत्येक का नाम बताइए, वे कितने हैं, आपको ये भी लिखना है। तो आप क्या षष्ठभुज बनाना है? तो आपको षष्ठभुज बनाना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखिए, आप जब षष्ठभुज बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है सारी साइड बराबर होनी चाहिए। उसका नाम देना है PQRSTU। ठीक है, अब इसका डायगोनल्स बनाना है, जैसे UQ एक डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। फिर उसी के साथ आपने UR ड्रॉ किया, ये भी एक विकर्ण हो गया। फिर US, ये क्या हो गया? एक विकर्ण हो गया। ऐसे ही PR क्या हुआ आपका? चौथा विकर्ण हुआ। PS पांचवा विकर्ण हुआ। तो आप ऐसे करके बाकी विकर्णों को बना दीजिएगा। PT ये भी एक विकर्ण हुआ। तो आपको क्या करना है? ऐसे ही एक षष्ठभुज बनाना है, उसमें मैंने सारे विकर्ण नहीं बनाए, आपको सारे विकर्ण बना के सारे नाम लिखने हैं। उम्मीद है आप कर लेंगे। 9 भुजाओं वाला बहुभुज का नाम लिखिए, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, त्रिभुज के साथ मिलान कीजिए। सप्तभुज कौन सा है बच्चों, बताइए। यहाँ पे देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दिख रहा है, ये त्रिभुज हो गया। चतुर्भुज यानी 4 साइड्स होने चाहिए, तो ये चतुर्भुज हो गया। अष्टभुज यानी ये पंचभुज हुआ ना, 1 2 3 4 5, तो पंचभुज। फिर सप्तभुज 1 2 3 4 5 6। षष्ठभुज कहाँ है? ये रहा आपका षष्ठभुज, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका सप्तभुज। फिर क्या बचा बच्चों? लास्ट में आपका बचा अष्टभुज, तो ये आपका अष्टभुज। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, यही था आपका पूरा इस टॉपिक में। इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। जितने भी हमने पॉलीगन्स के बारे में नॉलेज गेन करी है, उन सबको दोबारा रिवाइज करके एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।